हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों ने त्यौहार मना लिया है अब दीपावली का, और अब फिर जोश खरोश के साथ जुट जाइए अपनी पुरानी तैयारियों में। चलिए वापस से शुरुआत करते हैं 10 इयर्स PYQ सीरीज़ का। इसमें हम लोग 10 साल की जो PYQ सीरीज़ है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जैसे सब्जेक्ट है आधुनिक भारत और उसमें टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस हिसाब से कवर करा रहे हैं। और पिछले 10 साल में अलग अलग टॉपिक से पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप सब लोग जो हैं वो ये समझ पाते हैं कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पिछले वर्षों में क्या रही है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई टॉपिक पढ़ते समय भी आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहेंगी कि इस टॉपिक को पढ़ना है तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं, और ये भी कि आपको किस अध्याय में कितना समय देना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब चीज़ों का भाई 10 साल में कितना पूछा गया है के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ों का, और ये भी कि रिसेंटली कब पूछा गया है, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चंस के साथ में आपको उसके ईयर भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्योंकि ये सेशन आपका ऐसा होता है क्योंकि PYQ है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, और क्वेश्चन आंसर्स में MCQ हैं, तो मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा, 4 विकल्प दिए गए होंगे, आप उन विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद A, B, C या फिर D, इन्हीं 4 विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए ध्यानपूर्वक ज़रूर आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको अपने आंसर्स बताइए, और मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँगा, तो ज़रूर मैं आपके साथ में कनेक्टेड रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार हैं? कैसी रही दिवाली आप लोगों की ये भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगा किसने किस तरह से दिवाली मनाई है, कैसी रही उनकी दिवालियाँ, तो इसको भी मैं जानना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्टडी IQ की तरफ से आप लोगों को 2 से 3 बैचेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग प्रकार से, ईयर्स को टारगेट करते हुए, जैसे 2025, 2026, 2027। 2025 के लिए अब कुछ समय शेष बचा नहीं है, 2026 और 2027 के लिए बाकायदा आपके पास में समय बचा हुआ है। 2026 की अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास में एक मोटे मोटे तौर पर 15 से 17 महीने का समय ठीक ठाक तैयारी करने का है, जिसमें से 12 महीने तो आप डायरेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा 2027 का बैच है, तो 2027 वाले बैच में हम लोग लॉन्ग टर्म बैच बोलते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म बैच के नाम से आप देखेंगे एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे आपको बैच मिल जाएगा। दोनों ही बैचेस में विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, और विरद लाइव कोड के इस्तेमाल से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें सेशन के अंत में जो टेलीग्राम या फिर ईमेल आईडी दी है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत, ठीक है। और इस सेशन की शुरुआत में पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ ये पता चलता रहेगा कि ये प्रश्न जो है वो कब पूछा गया, तो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका आधुनिक धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इसको बोलते हैं। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें प्रश्न उत्तर जो है वो आपके सामने तो करते ही रहेंगे। देखिए 19th सेंचुरी की बात करें, 19वीं सदी की बात करें, तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही आपको भारत में सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। सुधार आंदोलन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। रीजन बिहाइंड कि 18th सेंचुरी के समाप्त होते होते तक, यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो कर लिया था, अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो पूरा का पूरा जो आपका 19वीं शताब्दी है, शुरुआत से लेकर के लगभग अंत तक आपको बहुत सारे ग्लोरियस हिस्ट्रीज आपको मिलेंगी संघर्ष की कहानियों के रूप में। और इसमें लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था, हमने पाश्चात्य देशों को भी देखना शुरू कर दिया था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो बताते थे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने देश दुनिया विजिट नहीं करी थी। एक आम जनमानस की बात करें अगर हम तो उसने देश दुनिया विजिट नहीं करी थी। ये दुनिया से आए थे, ये पश्चात्य दुनिया से आए थे, ये बहुत सारी चीज़ें बताते थे ब्रिटिशर्स,
और हमें कई बार उस पर यकीन करना पड़ता था। हमें लगता था कि शायद वो ज़्यादा एडवांस है। हम शिक्षा के तौर पर भी पिछड़े हुए, उन्होंने हमें बताया कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारी सोच, हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई है। तो अब कंपैरिजन करना शुरू हुआ डेफिनेटली कि क्या सच में हम पिछड़े हुए हैं, अगर पिछड़े हुए हैं तो वो कितना आगे हैं। तो हमारे देश में से कुछ लोगों ने दुनिया को जानना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नवाचार हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, राज्य विस्तार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में क्या विस्तार हो रहे हैं, क्या चीज़ें नई आ रही हैं दुनिया में, वो सब चीज़ें उन्होंने देखनी शुरू करी और वो कंपैरिजन किया गया भारत से। तो 2-3 तरीके की चीज़ें समझ में आई। ऐसा कि यस, हम वेस्टर्न्स की तुलना में ज़रूर आज की डेट में पिछड़े हुए हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने बताया कि हमारे पास में ये सब चीज़ें जो आज वेस्टर्न्स यूज़ करते थे वो हमारे यहाँ पहले भी यूज़ हुई। तो ऐसे 2-3 विचारधाराएं निकलती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ, नई चीज़ें आनी चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि जो पुरानी थी वो भी ठीक थी, उसी को ही हम रिन्यू करके रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम सारे पैटर्न्स जो है शुरू हुए। तो ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स के अंतर्गत आती हैं। इसने हमारे समाज के ऊपर फर्क डाला। इन सब चीज़ों ने हमारे जो सोशल लाइफ है उसको चेंज किया, हमारी सोसाइटी को चेंज किया। इसीलिए इसको सोशल रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं। समाज में जिस समय ये मूवमेंट शुरू किए गए उस समय धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ में धर्म का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, आज भी होता है, तब तो बहुत ज़्यादा था। तो डेफिनेटली जब समाज में सुधार किया गया तो धर्म में सुधार करना स्वाभाविक था, या यूं कह सकते हैं कि धर्म में जो कुरीतियां थीं उसको ही हटा करके समाज में सुधार किया गया। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रिलीजियस रिफॉर्म है या फिर सोशल रिफॉर्म है। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो हमको देखने को मिलता है। वहीं से ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई। देखिए, एक तो यहाँ पे आर्य समाज की बात हो रही है, फिर कहा जा रहा है कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कब किया, आनंद मठ का लेखन कब हुआ, और इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी देखिए, 2-3 चीजें एक साथ प्रश्न में पूछ ली गई हैं और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हैं, भारत के संघर्ष की कहानी को बताती हैं। जैसे आर्य समाज वो सोसाइटी है, आर्य समाज वो एक संस्था है जो पुरानी चीजें, जो चीजें वेदों की हैं, या फिर पुराना जो हमारा, जिसको हम ओरिएंटलिस्ट बिलीफ्स जिसको कह सकते हैं, उसको रिफॉर्म किया है। और उसमें आज के समय में यानी 19वीं शताब्दी में जिस प्रकार के अपडेशंस की जरूरत है, उन अपडेशंस को उसने एक्सेप्ट करने का प्रयास किया है, बशर्ते कि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1875 में किया गया, 1875 में किया गया। तो एक तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये 19वीं शताब्दी के चतुर्थांश में अगर बात करें तो चौथे चतुर्थांश की शुरुआत है एक प्रकार से। तो आर्य समाज जो है वो आपका 1875 में शुरू हो रहा है, लेकिन आर्य समाज एक प्रकार से एकेश्वरवादी हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। तो ये एकेश्वरवादी हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन है। आर्य समाज ने वेदों की जो पवित्रता है, वेदों के जो व्यवहार हैं, वेदों के जो सिद्धांत हैं, वेदों के जो बिलीव्स हैं, विश्वास जिसको कह सकते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, ये किसी पुरुष के द्वारा या किसी मानव के द्वारा रचित नहीं है, उन सब चीजों पर बिलीव यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये है आपकी आर्य समाज की बात। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नील दर्पण एक ऐसी रचना है जो इंडिगो फार्मर्स हुआ करते थे, नील की खेती करने वाले जो किसान हुआ करते थे, उन नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनका संघर्ष का वर्णन जो है वो, जब नील आंदोलन भी चलाया गया तो उन सब चीजों की कहानियां नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने लिखी हुई है। इसको इंडिगो प्लांटर्स का जो मिरर है, यानी कि नील दर्पण के तौर पर इसको जाना जाता है। और ये लेखन किया गया है तकरीबन 1858 के आसपास, 58-59 की बात हम कर सकते हैं, 1858-1859 के आसपास। फिर आनंद मठ की बात करी जाए तो इसका भी एक आंदोलन से सीधे सीधे तौर पर लेना देना है। और वो आंदोलन जो है इसलिए चलाया गया, इसको सन्यासी आंदोलन कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ लिखा हुआ है, 1882 में ये लिखा गया है। और इसमें जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह
इसकी कहानी भी लिखी गई है। इसी में वंदे मातरम जो स्लोगन इन सन्यासियों के द्वारा उठाया गया था उसका भी जिक्र किया गया है। बंगाल और उसके आसपास तमाम प्रकार के अत्याचार जो शुरू हुए थे ब्रिटिशर्स के, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। तीर्थ यात्रा के ऊपर टैक्सेस लगाए जाने शुरू कर दिए गए थे। तो बहुत सारे सन्यासियों ने इसका विद्रोह किया और उस विद्रोह में अन्य अत्याचारों को भी शामिल कर लिया गया, जैसे कि लगान का बढ़ना। ऐसे समय में जिस समय अकाल पड़ रहा था उस समय ब्रिटिशर्स ने लगान बढ़ा दिया था, तो उस लगान का विरोध किया गया था। तो ऐसी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया था और उस पर ये लेखन किया गया। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सारी चीजें लिखी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के तौर पर आपको देखा जाता है। और इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो 1863 में बैठे थे, 1863 में। तो 1863 में आप देखेंगे पहले भारतीय हैं जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। अब आपको इसको क्रम में लगा लेना था। पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो भाई ये 75 में घटित हुई है, 58 में, ये 82 में और ये 63 में। तो स्वाभाविक सी बात है कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का जो लेखन किया, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप स्लाइड के सामने रहते हैं तो आपको की वजह से आप जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो दिखते नहीं है। तो छोटा क्वेश्चन है तो मैं स्लाइड के सामने हूँ, बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं स्लाइड से हट जाऊंगा और आपको प्रश्न जो है वो सही तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं सत्य शोधक समाज ने, अब यहाँ पे सीधे सत्य शोधक समाज की बात हो रही है, संगठित किया। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य शोधक समाज नाम आते ही मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताइए कि इसको एस्टैब्लिश किसने किया था। ठीक है, फिर जब इसमें पूछा गया है कि इसको संगठित किया है तो ये कहाँ संगठित हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन किसने किया है जरा इसके बारे में भी कोई मुझे बता पाए। देखिए सत्य शोधक समाज जो है वो 1873 के आसपास, 1873 के आसपास देखेंगे तो ज्योतिबा फुले आप लोगों ने सावित्री फुले का नाम सुना होगा, ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा। तो ये तमाम सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने समाज के हाशिए पर जीवन बिताने वाले जो लोग हुआ करते थे उनके उत्थान के लिए और उन्हें भी समाज में प्रमुखता से और इक्वलिटी से स्थान दिलाने के लिए, जो कि नहीं था उस समय, के लिए यह आंदोलन जो है वो चलाया था। खास तौर से ये जाति प्रथा विरोधी आंदोलन है। सत्य शोधक समाज जो है ये क्या है? एक प्रकार से उस समय जो जाति प्रथा चलती थी उस जाति प्रथा का विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। फिर इसमें कई सारे उद्देश्य जो है वो इंक्लूड हुए, जैसे नारी शिक्षा है, जो भी समाज में बहुत सारे अपवाद हुआ करते थे, बहुत सारी कुरीतियां हुआ करती थी, उन कुरीतियों को रिमूव करना, निचली जातियों के जो लोग उस समय हुआ करते थे सो कॉल्ड, उनको मुक्त कराने के लिए, अपर क्लास के इक्वल लाने के लिए, उनके खिलाफ जो शोषण होते थे, उनके खिलाफ जो अत्याचार होते थे, उन सब चीजों को रिमूव कराने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। और ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन के तौर पर। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन के आंदोलन की बात करें तो बहुत सारे आंदोलन चले बिहार में। आप मुंडा आंदोलन देखते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन चला। ऐसे मतलब देखिए आप बिहार में किसान आंदोलन भी आपको कई प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसे चंपारण में किसान आंदोलन हुआ था वो गांधी जी के समय में। आपको संथाल विद्रोह भी इसी में देखने को मिलेगा, है ना। तमाम प्रकार के आपको यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलते हैं, आप चाहे तो ये याद रख सकते हैं। गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन की बजाय अगर हम बात करें तो मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित एक दो चीजें आप याद रख सकते हैं, जैसे महाड़ आंदोलन या महार आंदोलन चलाया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, है ना, 1927 में। और इसी तरीके से 1923-24 के बीच में अगर आप देखेंगे तो वायकोम सत्याग्रह जो है ये भी मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर के चलाए जाने वाले दो आंदोलनों में से एक है। तो ये मंदिर प्रवेश आंदोलनों में आप इनका नाम याद रख सकते हैं। जाति विरोधी आंदोलनों में आपने देखा सत्यशोधक समाज की बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये 2016 में पूछा गया, ये भी
यानी 2016 में वो भी पूछा गया था, 2016 में ये वाला प्रश्न भी पूछा है। और ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 2-3 संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से पूछा गया है। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 3 संस्थाएं हैं। इन पे विचार करते हुए ये बताइए कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी या किसकी स्थापना से है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप सब लोग अपने आंसर्स जो है। देखिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है ये एस्टैब्लिश करने में खास योगदान आपका है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन इसमें एक अंग्रेज अधिकारी का भी साथ मिला था जिसका नाम था विलियम एडम। और विलियम एडम के साथ साथ, एक मिनट, विलियम एडम के साथ साथ आप एक नाम याद रख सकते हैं यहां पर, द्वारकानाथ टैगोर जी का। ठीक है, ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर के 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के एस्टैब्लिशमेंट किया था। राजा राम मोहन राय वही हैं जिनको आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको आधुनिक भारत का पितामह कहा। राजा जो उपाधि लगती है वो अकबर द्वितीय ने दी थी जब वो ब्रिटेन जा रहे थे, तो राजा राम मोहन राय तब से वो हो गए, वही हैं। उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के एस्टैब्लिशमेंट किया। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ये संस्था रिलेटेड है केशव चंद्र सेन से। और जो अगली संस्था आपने लिखी हुई है यहाँ पर, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये संस्था भी केशव चंद्र सेन जी की है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से चर्च था जिसमें बाकी जो आर्यन प्रथाएं हैं पूजा पाठ की, यानी अन्य धर्मों की जो पूजा पाठ की जो प्रथाएं हैं उसको इंक्लूड इसमें किया गया था। इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी इन्होंने बनाया 1870 के आसपास, है ना। 1870 के आसपास ये बना है, 1868 के आसपास ये बना है, और 1821 के आसपास आप जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। तो 2 हो गए आपके, दूसरा और तीसरा का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। जिसके इसके आंसर्स ऑप्शन नंबर बी हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1881 में केशव चंद्र सेन ने नवोविधान यानी कि नए विधान ऐसा करके भी एक संस्था एस्टैब्लिश करी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन ब्रह्म समाज के बारे में सही है या है? जल्दी से बताइए। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। मैं सामने से हट भी जाता हूं, जल्दी से प्रश्न पढ़िए और बताइए कौन सा सही है फटाफट से। देखिए, कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ब्रह्म समाज, मूर्ति पूजा का ब्रह्म समाज ने विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, और इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद त्रुटिहीन हैं। देखिए, ये सब चीजें ब्रह्म समाज के बारे में पूछी जा रही। पहली बात तो ब्रह्म समाज 1828 में स्टैब्लिश किया गया है, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी जो हैं उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया है। कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई है, और यह भी एक प्रकार से एकेश्वरवादी संस्था है, मोनोथिज्म में बिलीव करता है। अब जिस समय की ये बात है, अब वैसे तो देखिए ब्रह्म समाज है, वेदों का ये विरोध नहीं करता, लेकिन वेद पूरी तरीके से त्रुटिहीन है ये दावा भी नहीं करता। वो कहते हैं कि वेदों की चीजों को हम एक्सेप्ट करें, हम अपनी कसौटी पे कसें, अंध विश्वास नहीं रखना है। आर्य समाज ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वह वेदों पर पूरी तरीके से विश्वास करता है। यहां पर वेदों की बातों को नकारा नहीं गया है,
वेदों की शिक्षा है, वेदों का ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार इन्होंने भी किया। अब देखिए, नाम ही ब्रह्म समाज है, तो ऐसा नहीं कि विरोध किया गया। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग है या जो दर्शन है, प्राच्य दर्शन जिसको आप कहते हैं, उस प्राच्य दर्शन में ये बिलीव करता है और उसमें जहां तक शुद्धता है वहां तक बिलीव करता है। जहां शुद्धता है कि वहां बिलीव नहीं करेगा। जैसे बहुदेववाद, अवतारवाद, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। अपौरुषेय होने की चीजें, इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता। एकेश्वरवादी चीजों पर बिलीव करता है। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, डेफिनेटली किया है, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज के कथन में देखा जाए तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बिल्कुल सही है। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। अब देखिए, कई उस समय ये व्याप्त थी चीजें कि वेदों का ज्ञान तो सबको है नहीं, उनकी सही व्याख्या पुरोहित ही कर सकते हैं। या इसको मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको किसी न किसी पुरोहित या किसी न किसी पंडित की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। ये उस समय की प्रथाओं में बहुत डीपली चीजें शामिल थी। तो ऐसे में तो ईश्वर तक पहुंच रखने के लिए एक वर्ग का हमें भरण पोषण करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको मनाना पड़ेगा, वो जो कहेंगे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजों पर बिलीव उन्होंने नहीं किया है। तो इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। आप खुद भी धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हैं, स्वयं पढ़िए और स्वयं पुरोहित बनिए, स्वयं खुद स्वयं के पुरोहित बने। तो बिल्कुल इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, यह भी कथन सही है। इसने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद त्रुटिहीन है। वेद त्रुटिहीन है ये इन्होंने नहीं कहा, उनका इसमें त्रुटि हो सकती है, ठीक है। वेदों की व्याख्या करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है। वेदों का जो धार्मिक ज्ञान है, शिक्षा है, उन सबका प्रचार प्रसार किया, लेकिन त्रुटिहीन नहीं बताया है। त्रुटिहीन बनाने का काम ब्रह्म समाज ने नहीं, आर्य समाज ने किया। तो तीसरा कथन क्या हो गया? गलत। पहला और दूसरा हमारा सही है। जिसने ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। उनका आंसर बिल्कुल सही और शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और ये प्रश्न एक पुस्तक से रिलेटेड है जिसका नाम है बहुविवाह। जल्दी से बताइए फटाफट। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये 2007 में बहुत पहले पूछा गया है, और तब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ऐसा बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब नहीं आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडिता रामाबाई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, सब बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है बहुविवाह। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक तरीके से राजा राम मोहन राय की जो परिपाटी है उसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। समाज सुधार में, समाज सुधार, शिक्षा में सुधार, स्त्री शिक्षा में सुधार, विधवा विवाह में सुधार, सती प्रथा में सुधार, हर चीज में, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो इन सब में नाम दोनों लोगों का काफी अच्छी तरीके से आता है। और भी बहुत सारी रचनाएं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, जैसे बेताल पंचविंशति, इनकी एक रचना है बेताल पंचविंशति। इसके अलावा अगर आप देखें अगर आप देखेंगे तो इनकी एक रचना है बांग्लार इतिहास, जीवन चरित, ऐसे करके कई सारी रचना उन्होंने लिखी। भ्रांति विलास भी इनकी एक रचना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। राजा राम मोहन राय की आपने कई सारी रचनाएं सुनी होंगी। राजा राम मोहन राय भी एक बहुत ही मजे हुए साहित्यकार रहे हैं। कुछ रचनाएं अगर आप लोगों को मालूम है तो जरा बताइए, कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिए कुछ रचनाओं के बारे में, क्या हैं उनकी रचनाएं, कुछ रचनाओं के बारे में लिखिए। तोहफतुल मुहावुद्दीन करके एक रचना है, वो आप लोगों ने सुनी है? तोहफतुल मुहावुद्दीन, ये रचना जो है राजा राम मोहन राय की, ठीक है। ये रचना उनकी है, राजा राम मोहन राय की। कई सारे उपनिषद हैं, उसका उन्होंने अनुवाद किया है, उसके अनुवाद मौजूद हैं, जैसे ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे करके कई सारे, मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद नहीं कठोपनिषद। इसके अलावा बंगाल में जो व्याकरण चलता है, बंगाली व्याकरण,
जिसको कहते हैं, तो बंगाली व्याकरण की रचना जो है वो भी राजा राममोहन राय ने की। पंडिता रमाबाई ये समाज सुधारक के तौर पर जानी जाती हैं और 1887 में इनकी किताब आई थी द हाई कास्ट हिंदू विमेन। ठीक है, कौन सी? द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये किताब आई थी जिसमें उस समय स्त्रियों की क्या दशा है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ब्रह्म समाजी के तौर पर भी कुछ लोग इनको जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने ईसाई धर्म को बाद में स्वीकार कर लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, ओहो, एक ऐसे व्यक्ति जैसे शायद रचना के सार सागर हों। 2200 से अधिक रचनाएं हैं और बहुत सारी रचनाएं उनकी लोकप्रिय। इन्हीं में से एक है गीतांजलि। गीतांजलि जो 1913 में आपको मालूम है कि हमारे देश के लिए नोबेल पुरस्कार लेकर के आती है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इनकी रचना है काबुली वाला, आप लोग पढ़िएगा काबुली वाला। ठीक है, बहुत फेमस रचना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 में पूछा गया आर्य समाज की स्थापना 1835 में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर्य समाज की स्थापना के बारे में बताया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर के हुआ करता था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। देखिए, सर्वोदय समाज की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे तो सर्वोदय समाज की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने करी है। ये बात बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया। विनोबा भावे भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं, कई बार जेल भी गए हैं। भूदान आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, विनोबा भावे का ही है, आचार्य विनोबा भावे का। ऐसे कई फेमस आंदोलन उन्होंने चलाए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1835 में? 1875 में हुई है। कब हुई है? 1875 में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। कह रहे हैं कि कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन तो गलत है, पहला कथन गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। और चौथा कथन सही है, अब इसमें चौथा है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर जो है वो 2 और 4 या 3 और 4 है। अब 2 और 3 और 4 में से एक देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने काफी हद तक देखा जाए चहुमुखी तरीके से समाज सुधार के तौर पर कार्य किया है, और ऐसे में स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा जो है उसके लिए भी आप देखते हैं कि उन्होंने काम किया है। ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे केशव चंद्र सेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जब वो ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र सेन जी ब्रह्म समाज से 1858 में जुड़े। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं 1858 में, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो इनके प्रमुख हुआ करते थे इस संस्था के, और उन्होंने इनको इसमें शामिल किया था। बाद में आचार्य की पदवी दी थी, तो आचार्य केशव चंद्र सेन इनको कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया था उन्होंने। बंगाल में ये आर्य समाज हुआ करता था, और बंगाल में कई सारी शाखाओं और बंगाल से बाहर कई सारी जो शाखाएं हैं, चाहे बॉम्बे की बात कर रहे हो, पंजाब की बात कर रहे हो, या फिर हम जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश, तब जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसकी बात करो, इन सब जगहों पर प्रचार करने का काम ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन साउथ में लेकर के गए, मद्रास है, अन्य जगहों पर। तो ये नाम आपको यहाँ पर देखने को। तीसरा सही है, तीसरा सही है, तो तीसरा सही है तो चौथा भी सही है, तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा फिर तो गलत होगा। दूसरा गलत क्यों है? कह रहे हैं लाला लाजपत राय जी ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर के हुआ करता था। देखिए, अब इसमें लाला लाजपत राय जी की बात हम सब करें तो लाला लाजपत राय आर्य समाज आंदोलन के फॉलोअर हुआ करते थे, तो विरोध क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी शिक्षा के मुद्दे पर उनके कुछ विरोध थे,
आर्य समाज से, आर्य समाजियों से भिन्न कुछ चीजें थी। लेकिन यहाँ पे शिक्षा को लेकर के बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि समाज सुधार के कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों के आप्त प्रमाण मानने को लेकर के। तो समाज सुधार के कार्यक्रमों में वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास उनका है, तो इसमें विरोध नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगर शिक्षा की बात हो रही होती तो फिर काम चल जाता। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे, जो ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए थे कहाँ से, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे सामाजिक सुधार आंदोलन से। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको सामाजिक सुधार आंदोलन से देखने को मिले। अब जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं, अगर आप 2026 या 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2026 और 2027 के लिए P2I बैचेस यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस उपलब्ध हैं। आप 2026 के लिए भी लेना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2027 के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर की PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम से। तो फटाफट से जाइए, इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको खोजना है virad.dube, बस और कुछ नहीं खोजना है। virad.dube@studyIQ.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आपको कोई भी तकलीफ है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। सोशली जुड़ने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इन्हीं नामों के साथ सर्च करके जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।